बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कांग्रेस के सामने आई चुनौतियों के बारे में, किस तरह से कांग्रेस का विभाजन हुआ, फिर हुई कांग्रेस की पुनर्स्थापना और इंदिरा गांधी के खेमे वाली कांग्रेस ने किस तरह से बढ़त हासिल करते हुए चुनाव जीते और अपनी सरकार बनाई। अब वक्त हो चला है इस अध्याय की प्रश्नावली की ओर बढ़ने का, तो चलिए अब हम हल करते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, 1967 के चुनावों के बारे में जिनको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से बयान सही हैं। तो देखिए, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव वह हार गई। तो ये कथन पूर्णतया सही है कि कांग्रेस है वो लोकसभा के चुनाव में तो जीती थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा के भी, ये कथन गलत है। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव नहीं हारी थी। कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई, ये कथन भी पूर्णतया गलत है। कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत मिला था और कांग्रेस ने ही सरकार बनाई थी। कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा, ये कथन सही है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। मेल करना है अपन को। सिंडिकेट का मेल किससे होगा? सिंडिकेट हम सभी जानते हैं कांग्रेस में प्रभावशाली नेताओं का एक समूह है। तो देखते हैं कहाँ है, ये रहा। कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली और ताकतवर लोगों का एक समूह है सिंडिकेट। दल बदल क्या है कि जब कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि किसी पार्टी के टिकट से जीतता है और उस पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है तो वो कहलाता है दल बदल। नारा क्या है? नारा है लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भावन मुहावरा। गैर कांग्रेसवाद क्या था? कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं और पार्टियों का एकजुट होना, ये कहलाया था गैर कांग्रेसवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित नारे से किन किन नेताओं का संबंध है? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इंदिरा हटाओ का नारा है वो सिंडिकेट समूह है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। निम्नलिखित नारे से किन नेताओं का संबंध है? जय जवान जय किसान का नारा है लाल बहादुर शास्त्री जी का। इंदिरा हटाओ का नारा सिंडिकेट समूह है और ग्रैंड अलायंस समूह भी हम यहाँ लिख सकते हैं, उन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 4, 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? ग्रैंड अलायंस, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक और विचारधारात्मक कार्यक्रम था, तो ये कथन गलत है। इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था, ये कथन भी गलत है। इसमें कथन आएगा गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने इसका गठन किया था। प्रश्न संख्या 5, किसी राजनीतिक दल को अपने अंदरूनी मतभेदों का समाधान किस तरह करना चाहिए? यहाँ कुछ समाधान दिए गए हैं, प्रत्येक पर विचार करना है और इसके सामने उसके फायदों और घाटों को लिखना है। देखिए कि पार्टी के अध्यक्ष द्वारा चलाए गए मार्ग पर चलना। पार्टी के अध्यक्ष द्वारा चलाए गए मार्ग पर चलना क्या किसी पार्टी के अंदरूनी मसलों का समाधान हो सकता है? हो सकता है, एक अनुशासन इससे बन सकता है, लेकिन क्या इससे बाद में जो अन्य सदस्य हैं उनकी अभिव्यक्ति विचारों की, उनकी अभिव्यक्ति उनकी नीतियों की हो सकती है? देखते हैं। अध्यक्ष के बताए गए मार्ग पर चलने से दल में एकता और अनुशासन बना रहता है। बहुमत की राय से पार्टी के सदस्यों के बीच विश्वास बना रहता है और आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होता है। गुप्त मतदान से निर्णय लेने का सबसे उपयुक्त तरीका है, यह सबसे अधिक लोकतांत्रिक है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति देता है। निर्णय लेने में नए और कम अनुभवी दल के सदस्यों को अनुभवी नेताओं से सलाह लेने पर तुलनात्मक रूप से अधिक फायदा मिलता है और सही व दूरदर्शी निर्णय लेने में अनुभवी नेताओं की सलाह हमेशा उपयोगी होती है। घाटा क्या है? घाटा पहले वाले में हम बात करें तो संभव है कि अध्यक्ष है वो बाकी सदस्यों के मत जाने बिना एक तरफा सब पर अपना निर्णय थोपे, इससे आंतरिक रोष उत्पन्न हो सकता है। बहुमत की राय पर अमल करने से पार्टी के भीतर दलबंदी बढ़ सकती है। ऐसे में एक दल दूसरे दल को कमजोर करने की कोशिश करता है।
गुप्त मतदान के द्वारा कई बार दल के सदस्य पार्टी अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए व्हिप की अनदेखी करते हैं और ये पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। हर एक निर्णय वरिष्ठ नेताओं की सलाह से लेने से पार्टी की शक्ति उनके आसपास ही केंद्रित हो जाएगी और कई बार वरिष्ठ नेता नव परिवर्तनों की उपेक्षा भी करते हैं। तो देखा हमने कि जितने भी तरीके थे उनके अपने अपने कुछ फायदे भी थे और कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिले। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क भी देने हैं। कांग्रेस पार्टी में करिश्माई नेता का अभाव, कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट, क्षेत्रीय, जातीय और सांप्रदायिक समूह की लामबंदी को बढ़ाना और कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद। तो देखते हैं अपन कि नेहरू के बाद प्रथम बार कांग्रेस ने चुनावों का सामना किया था। एक करिश्माई नेता अभाव के कारणों में भी है, मतलब कि एक करिश्माई नेता का अभाव है, वो भी हार के कारणों में अपन मान सकते हैं। दूसरा, गैर कांग्रेसी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ एकजुटता की थी। अलग अलग विचारधाराओं वाले दल भी कांग्रेस को हटाने के लिए एक मंच पर आ गए थे। कांग्रेस पार्टी के भीतर मतभेद थे। कांग्रेस के अंदर जो गुटबंदी की झलक थी वो पार्टी के उम्मीदवारों के चयन में दिखाई दे रही थी। जो मतलब कि बहुत से कांग्रेसी थे उनका भेदभावपूर्ण तरीके से टिकट से उनको वंचित रखा गया था और अब इन उम्मीदवारों ने राज्य स्तरीय जो विशुद्ध गुट थे उनके सदस्य के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ वो खड़े हो गए थे। तो ये भी कांग्रेस की हार का एक कारण है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई? तो बहुत सारे कारण थे इंदिरा गांधी की सरकार के लोकप्रिय होने के, जिसमें गरीबी हटाओ अभियान है, प्रीवी पर्स की समाप्ति है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा का परिसीमन है, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं और असमानताओं की समाप्ति है। साथ ही भूमिहीन किसानों के लिए इन्होंने सुविधाएं दी, दलित और आदिवासियों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए और भारत पाक युद्ध में एक विजय हासिल की। इस कारण इंदिरा गांधी की लोकप्रियता 1970 के दशक में चरम पर पहुंच गई। 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संबंध में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? सिंडिकेट में कांग्रेस पार्टी ने क्या भूमिका निभाई? देखिए, 1960 के दशक में कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावकारी नेताओं के समूह को सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। इस संगठन के नेताओं का कांग्रेस पार्टी पर नियंत्रण था। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी सिंडिकेट के सहयोग से ही प्रधानमंत्री बने थे। सरकार के नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में सिंडिकेट की अहम भूमिका थी। कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई थी? तो देखिए, 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस के बीच आंतरिक स्तर पर सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हो गया था। कांग्रेस में सिंडिकेट समूह सरकार पर नियंत्रण करना चाहता था, परंतु इंदिरा गांधी धीरे धीरे सरकार को अपना प्रभाव बनाने के प्रयास में लगी हुई थी। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में सिंडिकेट समर्थक एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के सामने इंदिरा गांधी ने अपने स्वतंत्र उम्मीदवार डॉक्टर वी गिरी को खड़ा कर दिया था और उनकी जीत भी सुनिश्चित की थी। इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला गया और उसके बाद कांग्रेस टूट का शिकार हो गई। दो धड़ों में बंट गई, एक सिंडिकेट खेमा और एक इंदिरा गांधी वाला खेमा। निम्नलिखित अनुच्छेद को हमें पढ़ना है और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पढ़ते हैं अनुच्छेद। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अत्यंत केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक पार्टी संगठन में तब्दील कर दिया, जबकि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस शुरुआती दशकों में एक संघीय लोकतांत्रिक और विचारधाराओं के समाहार का मंच थी। नई और लोक लुभावन राजनीति ने राजनीतिक विचारधारा को महज चुनावी विमर्श में बदल दिया। कई नारे उछाले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसी के अनुकूल सरकार की नीतियां भी बनानी थी। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में अपनी बड़ी चुनावी जीत के जश्न के बीच कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन के तौर पर मर गई। लेखक के अनुसार नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में क्या अंतर था? लेखक ने क्यों कहा कि 70 के दशक में कांग्रेस मर गई? कांग्रेस पार्टी में आए बदलावों का असर दूसरी पार्टियों पर किस तरह पड़ा?
देखते हैं उत्तर। नेहरू के समय कांग्रेस एक संघीय, लोकतांत्रिक और विचारधाराओं को समाहित करने वाली पार्टी थी, जबकि इंदिरा गांधी के समय ये अत्यंत केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक दल बन गया था। 70 के दशक में कांग्रेस के पास लोक लुभावन नारे थे एवं वोट तथा सत्ता की राजनीति थी। इसलिए लेखक ने कहा कि 70 के दशक में कांग्रेस मर गई थी। 1967 के चुनाव में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का प्रारंभ हो गया। 9 राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनी। 1971 के चुनाव में भी कांग्रेस के विरुद्ध मुख्य विरोधी दलों ने ग्रैंड अलायंस बनाया था। तो ये था अपना अध्याय 5। निसंदेह आपको समझ में आई होंगी कांग्रेस प्रणाली के सामने चुनौतियां और उसकी पुनर्स्थापना और अपने प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।